नमस्कार, न्यूज राउंडअप में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एपिसोड 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। दतिया से बड़ी खबर है, चाहे एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। 16 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। 4 से 5 लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया। अर्दो की टोरिया पर वारदात को अंजाम दिया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। तो दतिया से बड़ी खबर, एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। 16 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया। 4 से 5 लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया। अर्दो की टोरिया पर वारदात को अंजाम दिया गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से भी उनकी मुलाकात हुई है। मंत्रालय से जुड़े लंबित मुद्दों पर चर्चा की। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात उनकी हुई। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से भी मुलाकात हुई। मंत्रालय से जुड़े लंबित मुद्दों पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रही है। फंड की कमी का असर कांग्रेस के आंदोलन पर भी दिखाई देने लगा है। हालांकि कांग्रेस के नेता इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वहीं भाजपा का कहना है कि सरकार के समय जिन मंत्रियों और नेताओं ने पैसे कमाए थे, अब सभी ने हाथ खींच लिए हैं। इसलिए कांग्रेस की यह स्थिति है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। छत्तीसगढ़ में विपक्ष में आने के बाद कांग्रेस धरना प्रदर्शन, आंदोलन और रैलियों में अपेक्षाकृत भीड़ नहीं जुटा पा रही है। इसकी वजह फंड और संसाधनों में कमी बताई जा रही है। फंड की कमी के चलते कांग्रेस के कई आंदोलन और प्रदर्शन फीके हो गए हैं। कांग्रेस का कोई भी वरिष्ठ नेता बड़े प्रदर्शन में भीड़ जुटाने कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वहीं हाईकमान से भी अपेक्षाकृत सहयोग नहीं मिल रहा है। पिछले दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा की तैयारी को लेकर प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट द्वारा ली जा रही मीटिंग में फंड की बात करने पर प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को फटकार भी लग चुकी है। वहीं दूसरी तरफ पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि जनता की हक की लड़ाई के लिए संसाधन की जरूरत नहीं पड़ती। भारतीय जनता पार्टी पैसे वाली पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आम जनता और गरीब और युवाओं के लिए लड़ने वाली पार्टी है। इसलिए संसाधन कहीं भी आड़े आते, मतलब संसाधन कहीं भी हमारे रास्ते में रोड़ा नहीं बनाए और नहीं आगे बनेगा। वहीं इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संतोष पांडे ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार कांग्रेस हाईकमान के लिए एटीएम बनी हुई थी। उस वक्त पूरे देश में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन, आंदोलन और आयोजन छत्तीसगढ़ के पैसों से होते थे। सरकार जाने के बाद यह खत्म हो गया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में उनके नेता संपन्न हुए, संगठन नहीं। छत्तीसगढ़ एटीएम बना हुआ था पूरे देश के लिए। 10 जनपद के लिए यदि कोई सोर्स और स्रोत यदि था आय का, धन का, तो वो छत्तीसगढ़ था। अब देखिए इनकी रैलियों में, इनकी सभाओं में कुर्सियां खाली है, कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं। अपने 5 साल के कार्यकाल में कभी जनता के हितों के लिए काम नहीं किया, जनता के पैसों को लूटा, भ्रष्टाचार का काम किया, तो जनता आज उनके साथ में नहीं है। पैसे की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पैसे का जहां तक मामला है, कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है देश की आज़ादी के बाद कि कांग्रेस जो भ्रष्टाचार करती है उससे अपने घरों को बड़ा करती है, नेताओं के घर बड़े होते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भले ही इस बात को स्वीकार न करें कि उनकी पार्टी इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रही है, लेकिन उनके धरना प्रदर्शन, आंदोलन की उपस्थिति इस बात को उजागर कर देती है। अब देखना होगा कि कांग्रेस बिना फंड के अपने विपक्ष की भूमिका किस तरह से निभाती है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। ग्वालियर नगर निगम की बैठक लगातार हंगामे की भीड़ चढ़ रही है। शुक्रवार को भी बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ। दरअसल बीजेपी पार्षद मोहित जाट ने बिजली, पानी, सड़क सफाई और नगर निगम के अधिकारियों के भ्रष्टाचार सहित अन्य मुद्दों को लेकर सदन में बिना अनुमति के बोलना शुरू कर दिया।
इसके बाद उन्हें सभापति ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। मामले में निगम अध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए बीजेपी पार्षद को अल्टीमेटम दिया। वहीं लगातार बहस के बीच निगम अध्यक्ष ने बैठक को स्थगित कर दिया। महापौर सिकरवार ने कहा कि आज से पहले कभी भी इस तरह का माहौल बैठकों में देखने को नहीं मिला। बता दें कि नगर निगम की बैठक में पार्षदों के हंगामे की यह कोई पहली तस्वीर नहीं है। बीते 1 महीने से हर बैठक में लगातार हंगामे हो रहे हैं। लगातार आप परिषद में देख रहे हो, परिषद में किसी विषय पर चर्चा होती है, चर्चा किसी अंजाम तक नहीं पहुंचती है। एक पार्षद को ड्यूटी ऑफ काउंसलर का मुझे जानकारी है, एक पार्षद को 1 तिहाई 2 तिहाई की आवश्यकता नहीं होती है। मैं 25 का धारा का वाचन कराना चाहता हूं, जिसमें बकायदा सब बताया गया कि निगम के बारे में कैसे चर्चा कर सकते हैं, पार्षद अपनी जनता की योजनाओं कैसे, जनता के विषय में कैसे चर्चा कर सकता है। ये मेरा अधिकार है, अपना अधिकारी तो मांग रहा हूँ। आज मैंने लास्ट वार्निंग दे दी है, अगर आगे भविष्य में होगा तो इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनता ने इन लोगों को क्षेत्र में काम करने के लिए चुना है, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे। पहली बार ऐसा हो रहा है परिषद में कि मतलब अध्यक्ष जी को भी कुछ समझा नहीं जा रहा है। तो मुझे लगता है ये सब शर्मनाक बातें हैं, ऐसी बातें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम किसी न किसी पद पे हैं तो उसका आदर सत्कार भी होना चाहिए। तो मेरा तो सभी भाजपा पार्षद या कांग्रेस के पार्षद सभी लोगों से ये कहना है कि मिलकर काम करें, क्योंकि हमको जनता शहर के विकास के लिए चुनती है और हमको शहर का विकास ही करना है, ना कि आपस में लड़ना है। छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारी संघ अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में है। कर्मचारियों के प्रदर्शन का आज 5वां दिन है। आपको प्रदर्शन से जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अंबिकापुर से, जहां एनएचएम के कर्मचारियों ने शुक्रवार को एक अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने हाथों में कटोरा लेकर आम लोगों से भीख मांगकर अपना विरोध जताया। एनएचएम के कर्मचारियों ने कहा कि वो लोगों से भीख मांगकर प्राप्त राशि को राजकीय कोष में जमा करेंगे ताकि सरकार उनकी मांग पूरी कर सके। दूसरी तस्वीर गरियाबंद की है, जहां एनएचएम कर्मचारी संघ ने मांगे पूरी नहीं होने पर मुंडन संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया। संघ के 4 कर्मचारियों ने मुंडन कराकर विरोध जताया। आंदोलन की वजह से अस्पतालों में सन्नाटा पसरा हुआ है। मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। रायपुर में कर्मचारियों ने तड़पालो सॉन्ग पर डांस करते हुए सरकार को ध्यान खींचा। काले कपड़े पहने हाथों में अपने आंदोलन से जुड़ी तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों का मुखौटा लगाकर सामने काले गुब्बारे फोड़े और डांस कर अपनी बात रखी। इधर बिलासपुर में एनएचएम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने विशाल बाइक रैली निकाली। इसमें 700 से ज़्यादा हड़ताली एनएचएम स्वास्थ्य कर्मी शामिल हुए। बरसते पानी के बीच सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। इधर राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने एनएचएम स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर अपने खून से प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर मांग पूरी करने की गुहार लगाई। एनएचएम के महिला कर्मचारियों ने हाथों में मेहंदी लगाकर अपनी मांगें पूरी करने को कहा। इधर कोरिया जिले के बैकुंठपुर में 10 सूत्री मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिसकी वजह से जिले भर की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध किया। सरकार से पदोन्नति देने के अलावा वेतन बढ़ाने की मांग की। उन्होंने जो मांग किया था 10 बिंदुओं में लगभग 5 बिंदु को हम जो हो राज्य से हो सकता है हम लोगों ने पूरा कर दिया है, और जो राज्य से नहीं हो सकता उसको केंद्र सरकार को प्रस्ताव बनाकर हम भेजेंगे। कर्मचारियों के हित में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। जब से हमारी सरकार बनी है, कर्मचारियों के लंबित मांगों पर लगातार विचार करके निर्णय हो रहा है। छत्तीसगढ़ के गांव और कस्बों में सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम करने वाली मितानिन बहनें हड़ताल पर हैं। चुनाव के समय इनसे जो वादा किया गया था, अब वो चाहती हैं कि इसे पूरा किया जाए। पूरे प्रदेश की मितानिन बहनें मानदेय को 50% बढ़ाने की मांग कर रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में बहनें छत्तीसगढ़ की मितानिन हैं, जो प्रदेश के लगभग हर जिले से रायपुर आकर अपने हक की आवाज़ बुलंद कर रही हैं। नवा रायपुर के धरना स्थल पर ये सभी मितानिन हर रोज़ इकट्ठा होती हैं और अपनी बात जिम्मेदारों तक पहुँचाने की कोशिश करती है। हमारी जो इंसेंटिव है उसमें 50% का बढ़ोतरी करूंगा बोला था। संस्था एनजीओ को हमको उसके अंदर काम नहीं करना है, उसमें एनएचएम में संविलियन किया जाए, वो भी हमारा घोषणा पत्र में इनका था। और आज 2 साल होते जा रहा है शासन को बैठे, 11 महीना हो गया है हमको घुमाते हुए कि आपकी मांगे पूरी हो जाएगी। रायपुर के आसपास के 15 गांव में बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीणों के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी पंकज शर्मा के नेतृत्व में गुड़ियारी बिजली ऑफिस में जमकर नारेबाजी की।
बोरिया डोमा कांदुल के लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से बिजली कटौती की जा रही है। बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके साथ साथ गांव वाले महंगी बिजली हाफ बिजली बिल योजना बंद करने से भी नाराज हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर गांव वालों ने प्रदर्शन किया। गांव वालों ने बिजली विभाग के अफसरों को 1 सप्ताह में कटौती रोकने का अल्टीमेटम दिया। अघोषित बिजली कटौती की जो समस्या है उससे त्रस्त पूरा आज प्रदेश हो चुका है। माना सब डिवीजन के 15 गांव रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। स्थिति ये है कि डोमा गांव में 3 दिन से बिजली नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है, बोर नहीं चल पा रहा है, गांव का जो जल जीवन मिशन का जो पंप है वो नहीं चल पा रहा है। हम लोगों ने अंतिम चेतावनी दी है, अगर से 1 सप्ताह के अंदर इस व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करेंगे हम यहाँ उग्र आंदोलन करेंगे। पूरे के प्रदर्शन में क्योंकि ये गलत आरोप लगाकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके साथ जनता एक भी नहीं है। अपने को जनता बचाने की कवायद किसी मुद्दे को लेकर हम प्रदर्शन करें, लेकिन प्रदर्शन की हवा ऐसी निकल चुकी है, जितने प्रदर्शन हुए हैं कि कोई व्यक्ति उसमें जुड़ता नहीं। लगातार खाद की किल्लत से किसान परेशान है। पिछले दिनों एसडीएम ने टोकन सिस्टम करवाया था, लेकिन खाद गोदाम संचालक टोकन के हिसाब से खाद नहीं बांट रहे। यहां किसानों का आरोप है कि गोदाम प्रबंधक अपने लोगों को खाद दे रहा है, जबकि बाकी के लोग दिन भर लाइन में लगने को मजबूर है। मामले को लेकर किसानों ने नायब तहसीलदार से शिकायत की है। खाद नहीं मिल रही है। कब से नहीं मिल रहा? कम से कम मेरे लाने 1 हफ्ता होगा। प्रतिदिन आती है? कम से कम 10-15 रोज होगा, ऐसे ही डेली जाते हैं। सुबह 6 बजे से लाइन में लग जाते हैं और 6 बजे लाइन में लगे 12-1 बजे वो आते हैं। उसके बाद में बोलते हैं कि वो एनपीके दे देते हैं, यूरिया के लिए 75 का देते हैं कि अगले सोमवार को मिलेगा। यूरिया जो वितरण केंद्र हमारा मंडी पे, वहाँ पर अभी वर्तमान में यूरिया के स्टॉक की थोड़ी कमी है। इस कमी को लेकर, कमी होने के कारण किसान ज़्यादा है, तो कमी होने के कारण अभी वहाँ पर वितरण नहीं किया जा रहा है यूरिया। पर्याप्त स्टॉक आ जाएगा तो हम आपको सभी किसानों को उपलब्धता के आधार पर यूरिया उपलब्ध कराएंगे। एक तरफ हम शान तक जा पहुंचे तो वहीं कुछ जगह ऐसी है जहां लोगों को अंतिम संस्कार तक के लिए परेशान होना पड़ता है। मुरैना जिले से एक बेहद दर्दनाक और शर्मनाक तस्वीर सामने आई। जौरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत खड़ोली में शमशान घाट नहीं होने के कारण ग्रामीणों को अपने परिजन का अंतिम संस्कार खेत में ही करना पड़ा। बरसात के चलते ग्रामीणों ने मजबूरी में त्रिपाल डालकर अंतिम संस्कार की चिता सजाई। चिता बुझने का डर अलग से और भीगते ग्रामीणों की बेबसी अलग। खड़ोली में जो तस्वीर सामने आई उसमें ग्रामीण बारिश से बचाने के लिए त्रिपाल डालकर चिता सजाते दिखे। यह दृश्य देखकर हर किसी की आंखें भर आई। गांव के लोगों का कहना है कि जब जीवित हैं तो सरकार सुविधा देने में नाकाम है, मरने के बाद भी चैन नहीं है। मुरैना जिले के कई गांव आज भी शमशान घाट से वंचित हैं। सोचिए, शमशान घाट किसी भी गांव की बुनियादी सुविधा होती है, लेकिन खड़ौली सहित कई गांव आज भी इस सुविधा से वंचित हैं। प्रशासन सिर्फ कागजों में योजनाएं बनाता है, लेकिन हकीकत में नतीजा क्या है, तस्वीरें खुद चीख कर इसकी गवाही दे रही। छोटू सगरवार है, उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी। उनको लेकर, क्योंकि हमारे गांव में मुक्तिधाम नहीं है, इस वजह से त्रिपाल पहले से ही हमने बारिश के कारण लगानी पड़ी, कहीं बारिश ना हो जाए, और खुले में ही उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। कई बार आवेदन दे चुके हैं मुक्तिधाम के लिए, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक सुनिश्चित नहीं की गई है। बारिश को देखते हुए शमशान घाटों पर ये दाह संस्कार होना चाहिए। इसके लिए मैं सभी सीओ को निर्देशित कर रहा हूँ कि प्रत्येक शमशान घाट का वेरिफिकेशन करने की किसी कब्जा तो नहीं है, दुरुस्त करा लें ताकि बारिश में दाह संस्कार में परेशानी न हो। ग्वालियर शहर की सड़कों के बुरे हाल है। जिन सड़कों का प्रभारी मंत्री ने 1.5 महीने पहले लाव लश्कर के साथ निरीक्षण किया था, उन सड़कों की हालत पहले से भी खराब हो गई है। 1 फीट के गड्ढे कमर्शियल इलाके की सड़कों में हो गए। इन सड़कों की हालत पहले से ज़्यादा खराब है, जबकि प्रभारी मंत्री ने निरीक्षण के दौरान इन सड़कों को बनाने के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक इन सड़कों के जख्मों को नहीं भरा गया, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है। ग्वालियर नगर निगम ने शहर की 120 गारंटी वाली सड़कों को चिन्हित किया, जिनकी हालत बेहद खराब है। 30 दिन में ठेकेदार को इन सड़कों को रिपेयर करने का अल्टीमेटम भी दिया गया था। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने 1.5 महीने पहले ग्वालियर शहर की सड़कों का निरीक्षण किया था। उसमें से एक सड़क ये भी थी
लेकिन इस रोड के हालात नहीं सुधरे हैं। 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। लाव लश्कर के साथ में उन्होंने निरीक्षण किया था। क्या कहेंगे, सड़कों के हालात क्या है? अरे बहुत बुरा है, यहाँ पे तो कुछ कहने लायक है ही नहीं। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, प्रद्युमन सिंह तोमर, नगर निगम कमिश्नर, कलेक्टर, सभी लोग तो निरीक्षण किया था। हालात सुधरे कि नहीं? एक चीज़ बताइए मुझे, ये सिटी सेंटर है, जो ग्वालियर के सबसे पॉश एरिया है, ठीक है, यहाँ पे जी हाल है तो और अन्य जगहों पे क्या हालत होती होगी, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नगर निगम को टैक्स जाता है। यहाँ पे सब कॉर्पोरेट एरिया है, जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट, यहाँ सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ से जाता है, और टैक्स लेने के बावजूद भी यहाँ की जी हालत हो रही है। ये वही सड़कें हैं जिसका महिमा मंडन किया गया था। मंत्री जी आए थे, लाव लश्कर के साथ में आए थे, निरीक्षण किया तो कहा था कि रोड को जल्द बनाया जाएगा। रोड लेकिन नहीं बनी है, और आप हालात देखेंगे कि ग्वालियर शहर में एक नहीं बल्कि दर्जनों सड़कें ऐसी हैं जो इस हालात में हैं। और जहां पर मंत्री जी ने वाहवाही लूटने के लिए वहां पर निरीक्षण किया था, तो साथ ही कहा था कि जल्द इन रोड का निर्माण किया जाएगा। लेकिन सूरत हाल क्या है, 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन जो रोड है अभी भी अपने हालात पर आंसू बहा रही है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। हम सब लोग जानते हैं कि बरसात बहुत अत्यधिक हुई है, और जो पास्ट में चाहे वो सीवरेज के प्रोजेक्ट के वर्क्स हो या पानी की लाइन डालने के प्रोजेक्ट्स हो, इन सब के पैरेलली चलने की वजह से कई जगह पर शहर में हम लोगों को रोड्स का एक मेजर चैलेंज देखने को मिल रहा है। तो एक डिटेल बैठक निगम की टीम के साथ में हमने ऑर्गेनाइज करी थी। ग्वालियर शहर में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट और नगर निगम के बीच कार्रवाई तेज हो गई है। अफसर इस कोशिश में है कि दिवाली से पहले निगम स्ट्रीट लाइट के संचालन और संधारण की जिम्मेदारी संभाल ले। LED खरीदने का टेंडर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन करेगा, जबकि आउटसोर्स पर स्टाफ रखने और सुधार आदि का टेंडर निगम करेगा। महापौर ने कहा कि LED को लेकर किसी भी प्रकार का भुगतान कंपनी को नहीं किया जाएगा, साथ ही कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पिछले 5 सालों से शहरवासी LED प्रोजेक्ट के कारण परेशान है। इसमें सुधार के लिए MPL कंपनी के जिम्मेदारी संभाल ली है, लेकिन वह भी काम करने में फ्लॉप साबित हो रही है। स्मार्ट सिटी कंपनी ने ठेकेदारी फर्म को 20 से अधिक बार नोटिस और जुर्माना और 3 बार टर्मिनेट का पत्र भी थमा चुकी है। इसके बावजूद अब कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। जो HPL कंपनी द्वारा स्ट्रीट लाइट संधारण का कार्य किया जा रहा था, तो लगातार उनको निर्देश दिए गए थे कि वो अपने कार्य में सुधार लाएं, परंतु उनके द्वारा सुधार नहीं लाया गया है। इसमें आदरणीय कलेक्टर मैडम के निर्देशानुसार और सभी स्टेक होल्डर से बात कर जो HPL कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट करने का निर्णय लिया गया है, और जो स्ट्रीट लाइट संधारण की व्यवस्था है आगे के लिए वो निगम के माध्यम से और स्मार्ट सिटी के माध्यम से की जाए। केंद्र सरकार द्वारा ये स्मार्ट सिटी को जो काम दिया गया है, जिसमें ये बिल्कुल निसफल रहे हैं, क्योंकि हमारे पूरे शहर की लाइटें बंद हैं। LED की जो क्वालिटी है वो भी बहुत घटिया है कि अगर सुबह लगाते हैं शाम तक वो लाइट ख़राब हो जाती है। क्योंकि हम सभी लोग परिषद में भी चाहते हैं कि ठेका प्रथा समाप्त होनी चाहिए। स्ट्रीट लाइट की भी हालत बहुत खराब है, अधिकारियों की अकर्मण्यता, मनमानी, सत्ता कांग्रेस की। हम क्या करें, हम तो अपना काम कर रहे हैं, अब परिषद नहीं चल रही। खबर अनूपपुर से, जहां फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले में सरपंच, सचिव और पटवारी समेत 6 लोगों को जेल भेजा गया। अदालत ने सभी को दोषी करार देते हुए 4-4 साल के सश्रम कारावास और 2-2 हज़ार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। दरअसल 2014 से 2019 के बीच ग्राम बसंतपुर दफाई अमलाई में सरपंच यदुराज पनिका, सचिव जितेंद्र प्रजापति और पटवारी शैलेंद्र शर्मा ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए। आरोप है कि रामागिरी और उनकी दोनों बेटियां प्रियंका और मधु को गौड़ जाति का फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया गया। इन फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए शासकीय सुविधाएं हासिल की गई और लोगों को हरिजन एक्ट में फंसाने की धमकी देकर पैसों की ब्लैकमेलिंग भी की गई। शिकायत पर थाना चचाई पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की जांच की। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने 17 गवाहों और 107 दस्तावेजों को पेश किया। इस पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश माया विशलाल ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। तो इन्होंने इसका लाभ उठाया, शासकीय योजनाओं के संबंध में लाभ उठाया और एक सामान्य वर्ग को, श्रीनिवास तिवारी को परेशान कर रहे थे। उसने उस शिकायत के आधार पर जांच की गई। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण आया, माननीय न्यायालय के समक्ष इसका विचारण किया गया। माननीय न्यायालय दोषी पाई और यहाँ की जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश माया मैडम है, उन्होंने उनको कल 4 साल की सजा और 2,000 जुर्माना दंडित किया।
जबलपुर में धान गेहूं की खरीदी में हुए घोटाले का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि घोटालेबाजों ने मूंग को भी नहीं छोड़ा। दरअसल मजीठा गांव के एमएलटी वेयरहाउस में फर्जी तरीके से मूंग की खरीदी कर लाखों रुपए की हेराफेरी की गई। यहां खरीदी हुई मूंग की ऑनलाइन एंट्री और भौतिक रूप से पाई गई मूंग में बड़ा अंतर पाया गया। साथ ही कुछ फर्जी किसानों के नाम से एंट्री करने की बात भी सामने आई है। किसानों का कहना है कि इस घोटाले की वजह से वास्तविक किसान हैं और जिन्होंने अपनी मूंग उड़द सरकार को बेची है उनका भुगतान भी रोक दिया गया है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। फिलहाल जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर इस घोटाले की जांच शुरू कर दी गई है। एमएलटी वेयर हाउस में मूंग उड़द खरीदी में जो घोटाला हुआ है, उस घोटाले में जो भी व्यक्ति सम्मिलित हैं उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाए। जो वास्तविक किसानों ने अपनी मूंग उड़द वहां विक्रय की है उनका शीघ्र उन किसानों को भुगतान किया जाए। किसान प्रतिनिधियों का एक दल यहाँ पर कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आया था। उन्होंने मूंग और उड़द की खरीदी को लेकर के जो भुगतान रुके हुए हैं उसके संदर्भ में एक ज्ञापन भी दिया था। अभी तत्काल एसडीएम की अध्यक्षता के अंतर्गत एक टीम बनाई गई है और वहाँ पे जो निर्देश जारी करे गए हैं। कल अंतिम संस्कार और आज उसी जली हुई चिता के पास संडे, नींबू, शराब की बोतल और सिगरेट का पैकेट। चौंक गए ना आप भी? कुछ ऐसा ही हुआ है इंदौर के रामबाग मुक्तिधाम में। जिसने भी ये मंजर देखा वो सन्न रह गया। क्या कोई चिता पर तंत्र क्रिया कर रहा था? ये सवाल इसलिए क्योंकि मृतक की खोपड़ी और कई अस्थियां यहां से गायब है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। चिता पर तंत्र क्रिया, आखिर ये किसने किया? किसने गायब की अस्थियां? क्या है पूरा माजरा? चिता पर दिख रहे ये अंडे और पास में पड़ा सिगरेट का पैकेट, शराब की बोतल। यही नहीं, आसपास नींबू भी काट कर छोड़ा गया। आखिर पूरा माजरा है क्या, आपको बताते हैं। इंदौर के रामबाग मुक्तिधाम में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहाँ जैन समाज के सात्विक व्यक्ति की चिता पर अंडे, सिगरेट का पैकेट, शराब के साथ आसपास नींबू भी दिखा। जाहिर है मृतक के परिजन इसे तंत्र मंत्र से जोड़कर देख रहे हैं। परिजनों का कहना है कि सबसे गंभीर बात यह है कि मृतक की खोपड़ी और कई अस्थियां भी गायब पाई गई हैं। इस घटना से परिजन बेहद आक्रोशित हैं। हमने कल यहाँ पे दाह संस्कार किया था 4:30 बजे। जैन समाज से ताल्लुक रखते हैं हम लोग, और जब हम आज अस्थि विसर्जन के लिए अस्थियां यहाँ लेने आए हैं तो पूरी शव के ऊपर जो दाह संस्कार का था उस पूरी चिता के ऊपर अंडे, दारू, सिगरेट, कंकु चावल से पूजा की गई है। बहुत सारे अंग गायब हैं, हमको सर नहीं मिला है इसमें, और हम चाहते हैं कि इस पे कुछ अगली बार किसी के साथ ना हो, इसलिए हम थोड़ा सा चेतन करना चाहते हैं प्रशासन को। इंदौर की रानी सती गेट निवासी हुकुमचंद सुहाना की वृद्धावस्था के चलते मौत हो गई थी, जिनका अंतिम संस्कार गुरुवार को ही रामबाग मुक्तिधाम में किया गया। देर रात किसी शख्स ने चिता पर तांत्रिक क्रिया की और चिता पर अंडे, शराब, सिगरेट के अलावा हल्दी, कुमकुम और कई अन्य सामग्री चढ़ाते हुए तंत्र क्रिया की। परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि मुक्तिधाम में लगे सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे, जिससे इस पूरी घटना की कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। परिवार ने इस मामले की शिकायत पुलिस से करने की बात कही है। घटना के बाद जैन समाज के लोगों में सनसनी फैल गई है। असम तत्व है, बाकी घटना जो है कुछ लोग आते हैं वो पूजा पाठ भी रख जाते हैं। जैसे किसी का होता देती है, वो 12वां 13वां होता, कुछ भी होता तो कहीं भी रख जाते हैं। फुटेज नहीं सर, वो कैमरे क्या है कि खराब हो गया है ये सर। 2-3 दिन होगा, एक झाड़ गिर गया था पानी का, तो उससे खराब हुआ है। कि दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे तो एक नाला जो है वो यहाँ से बहता है और उसी के पास दीवार जो है वो मौजूद है, यानी कि इस दीवार से कूदकर इस तरफ आना पूरी तरीके से असंभव है। वहीं दूसरी ओर मुक्तिधाम का जो गेट है वो गेट रात को बंद कर दिया जाता है और यहाँ से किसी भी प्रकार का प्रवेश जो है इस मुक्तिधाम में नहीं किया जा सकता है। हालांकि अब जो घटनाक्रम आया है उसके बाद जांच की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या अंतिम संस्कार करने वाले मुक्तिधाम भी अब सुरक्षित नहीं है। कैमरा पर्सन संतोष जठवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC24 इंदौर। गोबरा नवापारा में सड़क निर्माण की खबर दिखाए जाने पर यूट्यूबर को ठेकेदार ने जान से मारने की धमकी दी। यूट्यूबर नागेंद्र निषाद को गोबरा नवापारा के ठेकेदार रजत बंगानी के खिलाफ थाने में शिकायत परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की है। बता दें कि यूट्यूबर ने मोहल्लेवासियों की शिकायत पर निर्माणाधीन घटिया डामर रोड की खबर अपने यूट्यूब चैनल में चलाई थी। इसके बाद ठेकेदार ने कहा था कि वीडियो डिलीट नहीं किया तो मार दिए जाओगे। इस पूरे मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोशल मीडिया पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किया। तो वहीं गोबरा
नवापारा थाना की पुलिस इस पूरे मामले में सड़क ठेकेदार रजत बंगानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी करने की बात कह रही है। उस पे हमारे द्वारा लिखित आवेदन मिलने पर से एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें धारा जो है लगाई गई है बीएनएस की 296 और 351(2). इसके तहत रजत बंगानी जो ठेकेदार है उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया के जरिए हुई दोस्ती का अंजाम इतना खौफनाक होगा यह भिंड की शादीशुदा ब्यूटी पार्लर संचालिका ने सोचा भी नहीं था। युवक ने दोस्ती का जाल बिछाकर महिला से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल भिंड निवासी महिला की 5 महीने पहले महगांव निवासी राज जाटव से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई। दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा। नज़दीकी बढ़ने पर राजा उसकी बस्ती में ही कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। आरोपी ने महिला को कारोबार बढ़ाने का सपना दिखाया। इस दौरान 15 जुलाई को आरोपी और उसके फुफेरे भाई महिला की गृहस्थी और ब्यूटी पार्लर का सामान भरकर ग्वालियर के डीडी नगर ले आए। यहां एक कमरा लेकर आरोपी ने महिला के साथ रेप किया। 6 दिन बाद आरोपी और उसके भाई ने महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने इस दौरान मोबाइल से घटना के वीडियो और फोटो भी लिए। महिला को अपने साथ हुए धोखे का जब एहसास हुआ तो पति और ससुराल वालों को आप बीती बताए। भिंड पुलिस ने गैंगरेप का केस दर्ज कर केस डायरी ग्वालियर के महाराजपुरा थाने में भेजी है। पुलिस इस वारदात को लेकर तफ्तीश कर रही है। एक युवती जो कि ब्यूटी पार्लर की संचालिका है, इनके साथ 2 युवकों द्वारा इंस्टाग्राम पर दोस्ती की गई। अगर इनका बिजनेस बढ़ाने के नाम पर इनको अपने किराए के कमरे जो डीडी नगर में इन्होंने दिया था वहां बुलाया और उनके साथ दुष्कर्म की घटना बन गया। इसमें महिला द्वारा दोनों ही लोगों पर आरोप लगाया गया है। इसमें दुष्कर्म की धाराओं में अपराध पंजीकृत कर विवेचना दिया गया है। राजा गृहवंशी हत्याकांड मामले की जांच कर रही मेघालय की एसआईटी टीम लगातार सबूत जुटाने में लगी हुई है। टीम इंदौर में आरोपी राज के दोस्तों से पूछताछ कर रही है। मामले में कुछ आरोपियों की जमानत के बाद शिलांग पुलिस और सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। एसआईटी टीम इंदौर क्राइम ब्रांच की मदद से जांच को आगे बढ़ा रही। पुलिस का कहना है कि बयानों और तकनीकी सबूतों के आधार पर केस को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब शिलांग पुलिस को जल्द ही मामले में कोर्ट में चालान पेश करना है। शिलांग पुलिस कुछ लोगों को यहाँ पर पूछताछ के लिए बुला रही है और अभी लगातार अभी भी उनके अनुसंधान में जो बिंदु शेष है उसको वो पूरा कर रहे हैं ताकि प्रकरण में आगे की जो न्यायालयीन कार्रवाई है उसके लिए वो चालान पुटअप कर सकें। अभी पिछले 2-3 दिन से उन्होंने 3-4 लोगों के स्टेटमेंट लिए हैं। गुना में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जिसमें दिन दहाड़े एक बदमाश ने महज 9 साल के मासूम को निशाना बनाया। घटना शहर की राधा कॉलोनी की है, जहां देव रजक गुरुवार की दोपहर करीब 2:30 बजे स्कूल से कॉपी लेने के बाद घर लौट रहा था। तभी अचानक एक अज्ञात बदमाश उससे नज़दीक पहुंचा और बहाने से कहा, तुम्हारे कान में कीड़ा है। देव को कुछ अनहोनी का एहसास हुआ और उसने वहां से बचने की कोशिश की, लेकिन बदमाश ने उसे दबोच लिया और कान से सोने की बाली नोचकर मौके से फरार हो गया। इस वारदात में मासूम के कान पर गहरा जख्म हो गया और वह दर्द से चीख उठा। वहीं देव के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आगे की जानकारी जुटाई जा रही। दूर से बच्चे को पकड़ा कि बच्चे ने रात के भी खाना नहीं खाया, सवेरे भी नाश्ता नहीं करा। तो आकर जैसा देख लो बाकी कैसा है। चोट भी आई है बच्चे के? हाँ चोट आई ना, कान में चोट आई, गले में चोट आई। ग्वालियर के ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में घटिया क्वालिटी के भोजन और व्यवस्थाओं से परेशान छात्र छात्राओं ने विद्यालय में तालेबंदी कर दी। जमकर नारेबाजी करने के बाद स्टूडेंट्स कलेक्ट्रेट के लिए रवाना होने लगे। स्कूल प्रबंधन ने पुलिस की मदद से किसी तरह स्टूडेंट्स को रोका, लेकिन छात्रों का आंदोलन लगातार जारी रहा। दरअसल ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में पढ़ने और रहने वाले करीब 400 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने यहाँ भोजन में इल्लियाँ, कीड़े और घटिया क्वालिटी होने की शिकायत की। साथ ही छात्रावास में गंदगी और अव्यवस्थाओं की शिकायत भी की। छात्रों के मुताबिक जब इसकी शिकायत हॉस्टल अधीक्षक और प्रिंसिपल से की जाती है तो वे दूर करने की बजाय दबाव बनाकर धमकाते हैं। यहाँ पर खाना ढंग से नहीं बनता है और कीड़े मकोड़े निकलते हैं। मेस में गोबर रखा रहता है और छात्रावास में साफ सफाई नहीं है और हमने कई बार शिकायत की, हमारी शिकायत रिजेक्ट की जाती है। कोई भी सुविधा नहीं है, हॉस्टल में कोई भी सुविधा नहीं है। हमें बुक 3 साल पुरानी मिल रही है। सफाई वगैरह का जो है उसमें हम कर्मचारियों की संख्या और बढ़ा के उसमें प्रॉपर सफाई कराएं, उनकी व्यवस्था और अच्छी करेंगे, जो अभी है और उससे भी बेहतर करेंगे। कमिश्नर साहब जो है इस पर निर्णय लेंगे। उन्होंने वैसे हटाने का प्रस्ताव भोपाल भेजा हुआ है।
जबलपुर में हरदुली गांव के आदिवासी छात्रावास में 9वीं के छात्र की मौत से हड़कंप मच गया। कुंडम ब्लॉक के इस छात्रावास में 20 अगस्त को एकाएक 14 बच्चे अचानक बीमार हुए थे, जिन्हें कुंडम के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद छात्रावास भेज दिया गया था। तभी शुक्रवार की दोपहर को राजकुमार ध्रुवे की अचानक तबियत बिगड़ी और अस्पताल ले जाने के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जानकारी लगती जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची, तो वहीं छात्र के परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए। छात्र का शव लेकर छात्रावास के सामने बैठे रहे। अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई के आश्वासन दिए, जिसके बाद परिजन शव लेकर घर के लिए रवाना हुए। ग्रामीणों ने छात्रावास अधीक्षक पर भी लापरवाही के आरोप लगाए। वहीं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छात्रावास के बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए विशेष दल बुलाया। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने अधिकारियों को जांच करने के निर्देश दिए। छात्र की मौत किस वजह से हुई, फिलहाल इसका खुलासा पीएम रिपोर्ट के बाद होगा। कि 20 तारीख से बीमार उत्पन्न हुई है और उस बच्चे को कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया गया, सीधे उसको घर भेज दिया गया। इस तरह से 14 बच्चे बीमार थे और जब तक शासकीय जो भी सुविधा है डेड बॉडी की व मुआवजा परिवार वालों को, प्रथम गलती तो लापरवाह है अधीक्षक वार्डन की, क्योंकि वो 3 जगह चार्ज में है और यहाँ आता ही नहीं है। रायपुर के श्री नारायण प्रसाद अवस्थी सरकारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। अस्पताल परिसर में दवा के सैकड़ों डिब्बे रखे हुए जो समय के साथ एक्सपायर होती जा रही। इसमें सैकड़ों डिब्बों में रखी दवाएं जुलाई माह में एक्सपायर हो चुकी हैं, वहीं बड़ी संख्या में 3 माह बाद नवंबर माह में एक्सपायर हो जाएंगी। मामले में अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि मांग और जरूरत से ज़्यादा दवाएं सप्लाई होने के कारण यह स्थिति है। वहीं आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि कमीशन के लिए कंपनी से साठगांठ कर एक्सपायर होने वाली दवाएं खरीदी गई। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। राजधानी के शासकीय आयुर्वेदिक अस्पताल में दवाइयों को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल और के स्टोर रूम जो है वहां पर पहुंचे हैं। पहले आपको उदाहरण दिखा दूं, अब ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट, इस पे 2023-12 के मैन्युफैक्चरिंग डेट है, जबकि एक्सपायरी जो है वो 11/2025, मतलब 3 महीने बाद ये पूरा माल जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। और सिर्फ ये अकेला एक डब्बा नहीं है, देखिए हम आप इसके नाम से वेरीफाई कर सकते हैं। हिंगाष्टक चूर्ण है, इसके बाद सीताफलोदी चूर्ण के डब्बे हैं। अब ये देखिए कि 11/2025, इसमें भी एक्सपायरी डेट जो है 3 महीने बाद की है। अब आगे जाते जाएंगे, ये देखिए ये 7वें महीने में ही ये जमुना फार्मास्यूटिकल्स का माल आया है। ये क्वाथ है, कोई चूर्ण है, इस पे 18, आप देखिए 8वां महीना 2023 में मैन्युफैक्चरिंग है, 7/2025 को ये एक्सपायरी हो जाएगा। मतलब ये माल एक्सपायर हो चुका है। और आप देखिए ये बर्बादी का आलम ये छोटा मोटा नहीं है। अंदर आप देखिए कि कितना माल भरा हुआ है, देखिए। और ये ऐसा एक गोदाम नहीं, 2 से 3 गोदाम है ऐसे, तो अलग अलग आइटम है। आप सोचिए लाखों रुपए का ये दवा है। और सबसे बड़ी बात, इस पे कुछ जगह जिलों का नाम भी लिखा हुआ है। जिलों का नाम लिखा हुआ मतलब ये जिलों में भेजना। तब ये देखिए ये नॉट फॉर सेल, ये गवर्नमेंट सप्लाई का माल है। ये सब आप देखेंगे तो इस पे एक्सपायरी आपको मिल जाएगी जो जल्द होने वाली है। तो ये स्थिति है। देखिए बीच राजधानी में शासकीय आयुर्वेदिक अस्पताल पूरे प्रदेश का और सेंटर इंडिया का, यहाँ पर लाखों रुपए की दवाई जो है वो एक्सपायर हो रहा है। तो कितने गंभीर है आप सोचिए अधिकारी इन चीज़ों को लेकर। देखिए काफ़ी कुछ है यहाँ पर, मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ देखने की। आयुर्वेदिक दवाइयों के मामले में भी ये लापरवाही देखने को मिल रही है। जो दवाई दूसरे जिले रवाने जानी है वहाँ भी नहीं जा रही है, पड़े यहाँ पर ये एक्सपायर हो जाएंगी। इसी तरीके से राज्य सरकार का करोड़ों रुपए सरकारी अधिकारियों की लापरवाही से लगातार बर्बाद हो रहा है और लगातार IBC 24 इस पे कवरेज करते जा रहा है। देखते हैं इतनी बड़ी लापरवाही पर जिम्मेदार क्या एक्शन लेते हैं। कैमरा रेणु साहू के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध मंदिर चंदखुरी में माता कौशल्या के भव्य आयोजन की तैयारी चल रही है और इस साल भी माता कौशल्या को तीजा पर्व के अवसर पर उनके मायके चंदखुरी लाया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि तीजा पर्व में बेटियां अपने मायके आती हैं। इसी मान्यता के चलते चित्रोलपाल लोक कला परिषद के माध्यम से यह आयोजन किया जाता है। वहीं अयोध्या से लाए गए मिट्टी से तैयार माता कौशल्या की मूर्ति को आज अंतिम स्वरूप दिया गया और तीजा त्यौहार के दिन उनके मायके चंदखुरी में स्थापित किया जाएगा। मूर्तिकार पीलू साहू और अन्य छत्तीसगढ़ी लोक कलाकार से बात की हमारी संवाददाता प्राची पांडे ने। मिट्टी मतलब मूर्ति को बनाने के लिए राजा दशरथ के महल से अयोध्या से मिट्टी लाया जाता है। इस बार ऐसा है कि माता कौशल्या मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी को खिलाते हुए बैठी है और रामचंद्र जी इटलाते हुए
अपनी माँ के पल्लू को पकड़ करके वो चलने की कोशिश कर रहा है। यह आयोजन है इस साल तो और बहुत मज़ा आ रहा है। 2 साल से हम लोग कर ही रहे हैं और इस साल ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर साल जुड़ते चले आ रहे हैं। और इस साल अब पोरा के दिन पहली बार हो रहा है कि पोरा के दिन हम लोग अब स्थापना कल करेंगे। आज अभी शाम को ले जाएंगे मूर्ति। उसके बाद फिर 5 दिन का आयोजन है, लगातार इनकी पूजा अर्चना होगी। बहुत ही अच्छी बात है कि जैसे यहाँ की परंपरा है कि अपने बहन को तीजा में लेकर के आते हैं उनके ससुराल से, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे हमारे चित्रोत्पला लोक कला परिषद के श्री राकेश तिवारी जी के सानिध्य में ये प्लान बना कि माता कौशल्या को तीजा लेने जाना है और माता कौशल्या संग तीजा त्यौहार मनाना है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। यहाँ एक गंभीर महिला मरीज जिसे ऑक्सीजन लगा हुआ था, इस महिला को स्ट्रेचर पर लेटाकर सड़क पार कराया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने इस घटना को गंभीर मानते हुए विभागीय अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और तुरंत जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने नर्सिंग स्टाफ की जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संबंधित कर्मचारियों से लिखित में स्पष्टीकरण मांगा गया है। मामले में अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि गंभीर मरीजों को जाँच के लिए सड़क पार कराने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था है, मगर इस मामले में गंभीर लापरवाही सामने आई जिस पर तत्काल संज्ञान लिया गया। ने अपना स्ट्रेचर ले जाके मतलब खुद ही स्वयं ये निर्णय लिया है। असल में अगर वो 5-7 मिनट और इंतजार करते थे तो गाड़ी तो वापस आ गई थी, हमारी एम्बुलेंस वापस आ गई थी। इंस्ट्रक्शन सही बात है, हमने अपने गार्ड्स को दिया हुआ है कि किसी भी मरीज को स्ट्रेचर में बिना हमारे अस्पताल के अटेंडेंट के नहीं ले जाना है। और इस पार से उस पार वाला तो बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस है। बात करते रहते हैं कि यहाँ पे इस व्यवस्था को थोड़ा सा दुरुस्त करें, जो बाहर की प्राइवेट एम्बुलेंस यहाँ खड़ी रहती हैं। खबर रीवा से, जहां बारिश के मौसम और उमस भरी गर्मी के बीच लगातार लोग बीमार हो रहे हैं। संजय गांधी अस्पताल में सामान्य दिनों में अस्पताल की ओपीडी में ज़्यादा से ज़्यादा 2000 तक पहुंचने वाले मरीजों का आंकड़ा इन दिनों 3500 से 4000 के बीच पहुंच गया है। अस्पताल में सबसे ज़्यादा मरीज वायरल फीवर के साथ उल्टी और दस्त वाले हैं। इसके अलावा मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड के मरीज भी तेजी से बढ़ रहे हैं। लगातार बढ़ते मरीजों के कारण अस्पताल के बेड पूरी तरह से भर चुके हैं, जिसके चलते मरीजों को अब ज़मीन में शरण लेनी पड़े। मामले में सीएमओ का कहना है कि बदलते मौसम के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। ओपीडी की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, डबल से ट्रिपल करीब। और फ्लोर बेड्स हमारे बिल्कुल बढ़ गए हैं और बेड्स की बड़ी समस्या हो रही है इस समय। तो निश्चित रूप से वायरल, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया सभी के पेशेंट बढ़े हुए हैं। तो इन सब से लोगों को बचने की ज़रूरत है। मच्छरदानी लगाएं, पानी पिएं, साफ पानी पिएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार से 10 दिवसीय जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं। शुक्रवार सुबह सीएम साय जापान के टोक्यो पहुंचे। यहां उन्होंने आसाकुसा मंदिर के दर्शन की, जहां पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एनटीटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कायो से मुलाकात की। एनटीटी विश्व के शीर्ष आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल समाधान कंपनियों में से एक है। इसके वार्षिक आय 90 अरब अमेरिकी डॉलर है और जो 50 से अधिक देशों में कार्यरत है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ में तकनीकी आधारित निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया गया। चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य में डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया। शाम को भारत के जापान में राजदूत सीवी जॉर्ज की ओर से आयोजित औपचारिक रात्रि भोज में मुख्यमंत्री सह प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। इस दौरान इंडो पैसिफिक देशों के उद्योग और व्यापार के माध्यम से जोड़ने पर चर्चा हुई। कटनी जिले में होने वाले माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 की तैयारी कर ली गई है, जिसका निरीक्षण करने पहुंचे खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा और चारों विधानसभा के विधायक पहुंचे। इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस पंचायत के अधिकारी भी मौजूद रहे। कटनी जिले की समृद्ध खनिज संपदा को दुनिया के सामने लाने और इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 23 अगस्त यानी शनिवार को माइनिंग कॉन्क्लेव होगा। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कटनी जिले में होने वाले कॉन्क्लेव में जिले ही नहीं बल्कि बड़े शहरों के उद्योगपति शामिल होने पहुंच रहे हैं। आयोजन में कटनी जिले से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक ने कहा कि इस कॉन्क्लेव में प्रदेश के अलावा पूरे देश में खनन क्षेत्र में नामचीन उद्योगपति हिस्सा लेंगे। मिनरल और माइनिंग सेक्टर के साथ साथ कटनी जिला कृषि आधारित उद्योग भी समृद्ध है। होने जा रहे माइनिंग इन्वेस्टर समिट, यहाँ पर इसका आयोजन है। अभी उसका विजिट हमारे सभी संबंधी चारों विधायक
हमारे पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने मिलकर के किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा प्रयास इस रीजन के लिए माइनिंग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर समिट कटनी के अंदर हो रहा है। कि हमारा कटनी भारत ही नहीं, मध्य प्रदेश और भारत नहीं, एशिया का वो सौभाग्यशाली जिला है। तो कटनी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है एशिया का जो वेरियस काइंड ऑफ मिनरल से धनी है, और अब तो आरी यानी रेयर अर्थ एलिमेंट भी कटनी में निकल आया है। शासन द्वारा कटनी जिले में माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 आयोजित किया जा रहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में संपन्न होगा, जिसकी पूरी तैयारियां जल प्रशासन एवं खनिज विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जिनका आगमन हो गया है उनके द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं। न केवल कटनी के बल्कि आसपास के रीजनल और प्रदेश के आसपास के काफ़ी उद्योगपति इसमें पहुंचने की संभावना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता के विवादित बयान से सियासी भूचाल मचा हुआ है, जिसे लेकर अब महिलाएं ने भी सड़क पर वो उतर आई। दरअसल राजगढ़ में कांग्रेस के नियुक्त जिला अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह के स्वागत समारोह में कांग्रेस नेता यशवंत सिंह ने एक विवादास्पद बयान दिया। अपने भाषण में कहा कि लाडली बहनें सब बोरी में भर देंगे। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके विरोध में महिलाएं बड़ी संख्या में बोरा लेकर कांग्रेस कार्यालय पहुंची, जमकर नारेबाजी की। महिलाओं ने कार्यालय के बाहर बोरा दिखाते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो हमें बोरे में भर के दिखाओ। राजा साहब हमारे अध्यक्ष बन गए हैं तो हम सब लाडली बहनों को बोरे में बंद कर देंगे। तो उस बयान के खिलाफ सभी लाडली बहनाएं एकजुट होकर यहाँ पर बयान देने के लिए एकत्रित हुई हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। वो बोरे में हमें बंद करने की बात करते हैं। अरे साहब, आपको तो चुनाव में हम बहनों ने बोरे में बंद करके उस मोहनपुरा के डैम में फेंकाए हैं। आपकी पार्टी की संस्कृति यही है? क्या आपकी पार्टियों ने आज तक महिलाओं को कोई सम्मान दिया है? आज से नहीं, बरसों से इन कांग्रेसियों का चरित्र यही रहा है कि महिलाओं को कभी भी सम्मान नहीं दिया जाता है। इंदौर में लोक माता अहिल्या देवी होलकर की 230वीं पुण्यतिथि भव्य उत्सव के रूप में मनाई गई, जिसमें उनके परोपकारी और कुशल शासनकाल का स्मरण किया गया। गांधी हॉल से लेकर ऐतिहासिक गोपाल मंदिर तक माता अहिल्या बाई की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु मौजूद। और अब ये पालकी यात्रा, ये सब कार्यक्रम इंदौर की जनता से और आप सबके सहयोग से संपन्न हो रही है और अब पालकी यात्रा चल रही है। और इंदौर में जिस प्रकार का आज हम पुण्यतिथि पे उत्साह देख रहे हैं, सवेरे माल्यार्पण से और विभिन्न कार्यक्रम जो सवेरे से हुए हैं, उसके बाद ये पालकी यात्रा प्रारंभ हुई है। पालकी यात्रा में भी हम देख रहे हैं हर समाज और हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग आज हम पालकी यात्रा के साथ हैं। ये दर्शाता है माँ अहिल्या का पुण्य प्रताप इंदौर के लिए। हर समाज हो या समाज के किसी वर्ग के लोग हो, धर्म हो, जाति हो, राजनीतिक दल हो, सभी इसमें शामिल होते हैं। ये अहिल्या माता का पुण्य प्रताप है। उज्जैन दौरे पर पहुंचे जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बड़ा बयान दिया। सिंहस्थ 2018 की तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे मंत्री सिलावट ने कहा कि मुझे डर नहीं लगता, अगर मैं डरता तो सरकार नहीं गिरता। उनका यह बयान कान डक्ट परियोजना का निरीक्षण करने के दौरान सामने आया। इस दौरान मंत्री सिलावट ने 1919 करोड़ से बनाए जा रहे कान डक्ट का काम देखा। इस दौरान वे खुद 100 फीट गहरे डक्ट में उतरे, मजदूरों से संवाद किया, उनका मुंह मीठा भी कराया। ये डक्ट 2027 तक बन जाएगा। इस टनल से दूषित पानी को साफ कर सिंचाई के उपयोग में लाया जाएगा। सिलावट ने जानकारी दी कि 614 करोड़ रुपए से सेलार खेड़ी और सेवर खेड़ी परियोजना पर भी काम चल रहा है। इसकी पानी संग्रहण क्षमता 51 MCM होगी। इस पानी से सिंहस्थ में शाही स्नान कराया जाएगा। शाही स्नान के बाद बचा पानी पीने और सिंचाई के कार्यों में उपयोग होगा। कवर परियोजना है, लगभग 919 करोड़ की है। टनल 12 किलोमीटर है, कट इसमें 18 किलोमीटर है। एक बात बता दूं, तुलसी सिलावट कभी भाई नहीं रहता है, ये सरकार नहीं गिराता। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है। 10 तस्वीरें दिखा रहे अधिकारी कर्मचारियों के कलम बंद काम बंद आंदोलन से प्रदेश के शासकीय कार्यालय, नगर निगम, नगर पालिका में कामकाज ठप है। हड़ताल में शिक्षक संगठन सहित कई कर्मचारी संगठन शामिल हुए। रायपुर में नाराज अधिकारी कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया, कहा कि सरकार ने वादा खिलाफी किया। राजनांदगांव जिले के 39 और प्रदेश के 120 संगठनों ने एक साथ हड़ताल किया। अंबिकापुर में भी एक दिवसीय हड़ताल करते हुए स्थानीय गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया।
रायगढ़ शहर के शहीद वल्लभ त्रिपाठी स्टेडियम में अधिकारी कर्मचारियों ने धरना दिया। महासमुंद में भी लगभग सभी शासकीय कार्यालयों में सन्नाटा पसरा रहा। इधर धमतरी जिले के सैकड़ों कर्मचारी गांधी मैदान के पास एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे। वहीं बेमेतरा जिला मुख्यालय के जयस्तंभ चौक पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सूरजपुर में भी फेडरेशन से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे। गौरेला, पिंडरा, मरवाई जिले सहित प्रदेश भर में 120 से अधिक कर्मचारी संगठनों ने 11 सूत्री मांगों लेकर सामूहिक अवकाश लेकर कलम बंद हड़ताल किया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 11 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बिलासपुर के विकास भवन के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार की वादाखिलाफी को लेकर जमकर नारेबाजी की। फेडरेशन से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार ने खुद मोदी की गारंटी के तहत कर्मचारी अधिकारियों से कई वादे किए थे, लेकिन वो अब तक पूरे नहीं हुए। शासन में आने के बाद जैसा कि मोदी जी की गारंटी में इन्होंने आश्वस्त किया था कि 100 दिवस के अंदर हम माननीय मोदी जी की जो गारंटी के इन्होंने वादे किए हैं उसे पूरा करेंगे, उसमें से कोई भी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। व्यवस्था प्रांतीय निकाय ने अलग अलग चरणों में अपना इन्होंने ज्ञापन दिया। शासन के द्वारा जो जौन घोषणा पत्र में जितने भी कर्मचारी हितों से संबंधित मांग शामिल किया गया था, उनको 2 वर्ष के व्यतीत हो जाने के बाद सकारात्मक और ठोसपूर्ण निर्णय लेने के कारण प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों को हड़ताल करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। हम लोग मांगे जो कर रहे हैं वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की जो गारंटी है, जो घोषणा पत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमको प्रस्तुत किया था कर्मचारियों के सामने, और 100 दिन के भीतर मोदी जी की गारंटी को पूरी करने की बात कही गई थी, परंतु आज लगभग 2.5 वर्ष हो रहा है। उसके बाद भी मोदी जी की गारंटी पे कर्मचारियों को कुछ नहीं मिला, और वर्तमान में स्थिति ये है कि हम लोग को महंगाई भत्ता जैसी चीज़ों के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है। बालाघाट जिले में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर आदिवासी समुदाय का गुस्सा फूट पड़ा, जिसे लेकर आदिवासी समुदाय के लोगों ने बालाघाट बयार मोर्ग मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान मोहनपुर, 40 बोड़ी, कावेली, कंसी, सोनवानी, कान्हा टोला सहित कई गांव के ग्रामीण शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनके इलाके में स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमि अधिकारों और आर्थिक अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। हमारी समस्या जो है नेटवर्क की समस्या, बिजली की समस्या और सिंचाई की समस्या सही में नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर हम लोग आगे भी आंदोलन करते रहेंगे। से मूलभूत सुविधाएं जिनकी जरूरत है, एक आम नागरिक की रिक्वायरमेंट है, अगर वो सुविधाओं से अगर शासन प्रशासन उनको मीन्स अलग रखता है और उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती, तो आप कहाँ की बात कर रहे हैं कि विकास कहाँ हुआ? क्षेत्र में जो 40 बोड़ी क्षेत्र है, इसमें नेटवर्क और विद्युत आपूर्ति को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं। हम लोग भी इसको महसूस कर रहे हैं, और हम लोगों ने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको सभी को निर्देशित किया गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं उनका शीघ्र निराकरण करें। खबरधार से जहां 20 अगस्त को इमामबाड़ा सील किए जाने के बाद प्रशासन ने आज एहतियातन भोजशाला क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया था। नमाज के बाद शहर काजी वकार सादिक ने कहा कि हम 750 साल से यहां नमाज पढ़ रहे हैं। इमामबाड़ा कोई हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं बल्कि PWD की संपत्ति है। जब से भवन बना है मुस्लिम समाज यहां अपने धार्मिक रीति रिवाज निभाता आ रहा है। वहीं ADM संजीव केशव पांडे ने कहा कि इमामबाड़ा मामले के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इधर संस्कृति धरोहर रक्षा समिति की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान लोकमान्य तिलक सांस्कृतिक परिसर से अवैध कब्जा हटाने को लेकर पूरे समाज का आभार व्यक्त किया गया। जहाँ तक इमामबाड़ा का प्रश्न है तो मैं सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि ये कोई हिंदू मुसलमान का प्रश्न नहीं है। ये PWD का जो बोलता है कि हमारा भवन है, मुस्लिम कम्युनिटी पिछले जब से उसका निर्माण हुआ, जब से वहाँ ताज़िया बना रही है, ताज़िया रख रही है, अपने रीति रिवाज पूरे कर रही है। अगर इसमें किसी ने कोई आदेश दिया होगा तो यकीनन इसमें कोर्ट ऑफ कंटेम होगा सुप्रीम कोर्ट में। इमामबाड़े पर PWD को कब्जा दिलाया गया था न्यायालयीन आदेश के तारतम्य में, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये सामान्य व्यवस्था है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। अभी सब कुछ ठीक है, सब कुछ नियंत्रण में है, हम लोग हालात पर नज़र रखे हुए हैं, ऐसे कोई सूचना नहीं है। भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त हुआ, उन सबको धन्यवाद देना चाहिए। हिंदू मंदिरों पर किए गए अतिक्रमण को तो जिनको हटाना है वो हटाते नहीं है, तो हमको तो जनता के बीच में जाना है। जनता मांग करे, जनता आवाज उठाए कि हमारे मंदिरों को ऐसे अतिक्रमणों से मुक्त करें।
छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के तहत रायपुर जिला प्रशासन की ओर से ऐतिहासिक टाउन हॉल में रोजाना शाम को सांस्कृतिक आयोजन किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में शुक्रवार को मशहूर गजल गायक शेखर बोस ने अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में कलेक्टर गौरव सिंह, नगर निगम आयुक्त विश्वदीप समेत जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। कलेक्टर गौरव सिंह ने कहा, टाउन हॉल को आम जनता के लिए ओपन किया जाएगा, यहाँ पर लोग अपनी प्रस्तुति दे सकेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष चल रहा है जिसमें हमने कोशिश की है कि साल में कम से कम हम 5 से 6 ऐसी भवन या पहचान के चिन्हों को फिर से जागृत करें जो धीरे धीरे समय के साथ अपनी पहचान खो रहे थे। टाउन हॉल उसी का एक पार्ट है। इसको हमने रिजुविनेट किया है। कुछ समय बाद ये आम जनता के लिए भी ओपन हो गए, जिसमें कि न्यूनतम मूल्य पर, न्यूनतम शुल्क पर लोग टाउन हॉल को बुक करके यहाँ पर सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम कर सकेंगे। रायगढ़ जिले में पिछले 15 घंटे से हो रही लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। जल भराव को देखते हुए केलो बांध के 4 गेट खोल दिए गए, जिसकी वजह से नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ा। शहर के एसएससीएल खर्रा घाट इलाके में केलो नदी पर बने पुल में पानी सतह तक आ चुका है। इधर तमनार ब्लॉक के कोटकेल मीलूपारा इलाके में नदी के ऊपर बने पुल में कमर तक पानी भर गया है, जिससे आवागमन बाधित हो गया। हालांकि राहत की बात यह है कि केलो बांध अभी खतरे के निशान से नीचे है। बांध में अभी 331.35 मीटर पानी भरा हुआ है। गुलमोहर कॉलोनी में इश्यूज हुआ था, जिसमें नाली के ऊपर पूरा सीएनडी मटेरियल डंप था, जिसके ऊपर कार्रवाई की गई है। 20,000 का जुर्माना लगाया गया और तत्काल उसको हटाया गया है। सभी जगह कल रात से ही हमारी टीम थी और अभी वर्तमान स्थिति में किसी भी घर में पानी नहीं गया है, कोई भी गली में पानी नहीं भरा है और पूरा का पूरा नाली जो है वो साफ है, जिसके नाम से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।